इन सारे बारे में चर्चा की। आप याद कीजिए 2014 के पहले चुनाव के भाषण क्या होते। 2014 के पहले चुनाव के भाषण होते थे, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये फलाने जाति का था, समाज को ऐसे बांटा, समाज में इस तरीके से विभाजन हो रहा है। यानी राजनीति का मतलब था भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, उत्तर को दक्षिण से लड़ाओ, पूर्व को पश्चिम से लड़ाओ, गांव में नदी के उस पार को इस पार से लड़ाओ, और हो सके तो समाज को विभाजित करके अपना काम निकालो और अपने वोट को साधने का प्रयास करो। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी भारत की राजनीति के क्षितिज पर आए हैं, तब से राजनीति की संस्कृति बदल गई। अब राजनीति में जो भी राजनेता आता है वो इधर उधर की बात नहीं कर सकता है, उसको बताना पड़ता है कि उसने पिछले 5 साल में क्या काम किया है। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आता है और अपने रिपोर्ट कार्ड को रखने की ताकत है। ये इस बात का सूचक है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल दी। अब अगर आपको जनता के बीच में जाना होगा तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाना होगा। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, फिर चाहे वो एक पंच का प्रधान हो, एक पंचायत का प्रधान हो, एक जिला परिषद का सदस्य हो, एक विधानसभा का विधायक हो, एक संसदीय क्षेत्र का सांसद हो, या वो किसी सरकार में मंत्री हो, वो छाती ठोक करके बोलता है चुनाव में कि मैंने जनता के लिए ये अच्छे काम किए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अभी रामनारायण जी ने आपके सामने बांका के क्षेत्र के विकास के काम देखा है। इनसे नीतीश कुमार जी को एक शिकायत रहती है। नीतीश जी को शिकायत ये रहती है कि आप मंत्री बिहार के हैं पर आप मिलते बांका में हैं। और रामनारायण जी की शिकायत रहती है कि हम काम बिहार का करेंगे लेकिन बांका को कभी भूलेंगे नहीं, वहीं पर हम जिएंगे, वहीं पर हम मरेंगे, उन्हीं के लिए हम काम करेंगे। ये अंतर है। आज मैं भी आपके सामने आया हूं, आपको याद दिलाना है 2015 में मोदी जी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कि नहीं दिया था? दिया था 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज। जब उस समय दिया था तो कहा था कि हमारे विरोधियों ने, लालू प्रसाद यादव ने कहा था ये चुनावी जुमला है। हमारे विरोधियों ने कहा था ये संभव नहीं होगा, 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज कैसे देंगे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज ही नहीं दिया है, इसके ऊपर 40,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा पैकेज दिया है, एक्स्ट्रा काम करके दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं शिक्षा पर, 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं स्वास्थ्य पर। इस 600 में दरभंगा का एम्स नहीं है, इस 600 में बांका का मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज बांका के मेडिकल कॉलेज की जमीन की व्यवस्था आप करेंगे, बना करके मैं दूंगा, भारत सरकार लेगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए सड़कों पर, ये जो 4 लेन, 3 लेन, 6 लेन की आप बात करते हैं, 54,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बिजली, हमारे ब्रिजेस पर 14,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। एयरपोर्ट पर 2,700 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और इन सब के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए अलग से पैकेज के लिए दिया गया है। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि आप बिहार के एक एक जनता को पाई पाई का हिसाब पूरा का पूरा वो लिखा करके, पैम्फलेट निकाल करके जनता तक पहुंचा दीजिए कि ये मोदी जी का वायदा था,
1,25,000 करोड़ पर 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बिहार को दिया गया है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। मित्रों, कोविड आया, कोविड के दौरान सारी दुनिया हिल गई। ये ऐसा संक्रमण था, न भूतों न भविष्य थी, किसी को मालूम नहीं था इससे कैसे लड़ा जाए। आप याद कीजिए, मार्च का महीना, अमेरिका में बहस चल रही थी, लॉकडाउन लगाए या अर्थव्यवस्था संभाले। आप याद कीजिए, सारा यूरोप, जहां की स्वास्थ्य की सेवाएं हमसे ज्यादा बेहतर है, बिहार भारत से ज्यादा बेहतर थी, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। स्पेन को याद करो, इटली को याद करो, जर्मनी को याद करो, यूरोप के देशों को याद करो, सबके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना के सामने चरमरा गई। उनके हॉस्पिटल में मरीजों को रखने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में हिम्मत के साथ और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बोल्ड डिसीजन लिया और लॉकडाउन लगाया, समय पर लगाया, 130 करोड़ की जनता को बचा लिया। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। कैसे बचाया? जब लॉकडाउन लगाया था तो हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए सिर्फ एक लेबोरेटरी थी पुणे में, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहते हैं, सिर्फ एक। उस समय कोरोना के मरीज को टेस्ट करने की कैपेसिटी, ताकत हमारी दिन भर में 1500 मरीजों की हम टेस्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने के बाद हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी एक लैब से बढ़कर के 1600 लैब तक हो गई और आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी प्रतिदिन जहां 1500 थी, आज 15 लाख कैपेसिटी हो गई है प्रतिदिन टेस्ट करने की। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उस समय कोरोना डबल जो हो रहा था, वो हर एक सप्ताह के अंदर कोरोना का केस डबल हो रहा था। आज 70 दिन में हमारे केस डबल हो रहे। उस समय हमारे पास एक भी कोविड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे पास 4 लाख से 12 लाख से ज्यादा बेड है और 1600 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल। उस समय हमारे पास एक भी वेंटिलेटर बनाने की, मशीन बनाने की भारत में व्यवस्था नहीं। आज मोदी जी के उससे, उनके प्रोत्साहन से भारत में भारतीय उद्योगियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा आज 3 लाख वेंटिलेटर बन करके तैयार हैं और जो जनता को समर्पित है। और अब हम वेंटिलेटर एक्सपोर्ट करने लगे हैं, दूसरे देशों को भेजने लगे हैं। यह परिस्थिति आगे यही नहीं, आप याद करो, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट जो हमारे डॉक्टर पहनते हैं, जब मरीजों को मिलने जाते हैं तो वो पहन करके जाते हैं। एक भी किट भारत में नहीं बनती। लेकिन मोदी जी ने हमारे लोगों को प्रोत्साहित किया। आज 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत बना रहा है और अब भारत एक्सपोर्ट कर रहा है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ये भारत की तैयारी मोदी जी की। 122 देशों को दवाई देने का काम किसी और ने नहीं किया, भारत ने किया। 122 देशों दवाई देने का। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि राजनेता सही समय पर सही नेता होता है तो देश कैसे बदल जाता है। और राजनेता को चुनने की ताकत किसी और में नहीं होती है। राजनेता को चुनने की ताकत होती है तो आपकी इस उंगली में होती है। जो बटन कमल को दबाता है तो भारत का परिवर्तन हो जाता है, भारत का विकास हो जाता है। ये हमको समझना है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप याद कीजिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जब ये गरीब कल्याण योजना की बात की गई तब भी आपको याद होगा हमारे विरोधियों ने मजाक बनाने का प्रयास किया। लेकिन आज भारत की 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, हर व्यक्ति को 80 करोड़ की जनता को
दिवाली और छठ तक दिलाने का इंतजाम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये ध्यान में रखना चाहिए। 80 करोड़ की जनता, कोई भूखा नहीं रहा, किसी को भूख ने सताया नहीं। कोरोना में 3 महीने लॉकडाउन रहा, 8 करोड़ बहनों के उनको गैस का सिलेंडर उनके घर पर पहुंचाया गया ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों को जनधन खाते के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने उनके खातों में पहुंचाया गया ताकि उनको 2 वक्त की रोटी का मुनस्सर हो। आप याद करो, जब मोदी जी कहते थे कि जनधन खाते खोलो, जनधन खाते खोलो, तो ये कांग्रेस पार्टी और ये आरजेडी वाले क्या बोलते थे? खाते खुलने से क्या होगा, खाते खुलने से क्या होगा? अरे खाता खुलने से ये होगा कि बिना पोस्टमैन के, बिना मनी ऑर्डर के, बिना पोस्ट ऑफिस के सीधे सीधे 20 करोड़ बहनों के खाते में 500 रुपए, 1500 रुपए सीधा उनके घर पहुंच गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। यही नहीं, हमारे दिव्यांग भाई, हमारे विधवा बहनें, हमारे वृद्ध जन, इनको भी 1,000 रुपए उनके यहां पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और यहां मैं कहना चाहूंगा, मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को, जिसने 1,41,00,000 राशन होल्डर के घर में भी 1,000 रुपए सीधा डीबीटी करके उनके घर में पहुंचाने का काम किया। तो बिहार की सरकार ने किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये 1,141 करोड़ रुपए ये गरीब लोगों के घरों में पहुंचाना और राशन होल्डर के घरों में पहुंचाना, ये छोटी घटना नहीं है। ये बदलता बिहार है, ये बदलता देश है, ये बदलती परिस्थितियां हैं, इसको हमको समझना चाहिए। कभी आपने सुना था हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, बाकी बीच में खर्च हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी के दौरान तो हमारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8,56,00,000 लोगों को, और अभी 12 करोड़ किसानों को देना है। 3 किस्तें देनी है। पहली किस्त अप्रैल महीने में 2-2 हजार रुपए उनके खाते में पहुंचा दिया, दूसरी किस्त तैयार है और तीसरी किस्त छठ के बाद पहुंच जाएगी। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसको भी हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, सजग समाज वही होता है जो सजग नेता को पहचाने। सजग समाज वही होता है जो सजग नेता को शाबाशी दे। सजग समाज वही होता है जो अपना हित जानता है, और सजग समाज वही होता है जो अपने अहित से बचने के लिए तैयार है। मैंने ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बताई। अब ये कोविड आया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आत्मनिर्भर पैकेज, इस आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलने वाला है। छोटे उद्योगों को, हमारे किसान भाइयों को 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा? तुम अपने गांव में कोल्ड स्टोरेज बनाओ, तुम अपने गांव में अनाज को रखने के लिए स्टोरेज बनाओ, तुम अपने गांव की मंडी तक की सड़क ठीक करो, आप अपने वैल्यू का एडिशन करो। अगर मक्का पैदा करते हो तो उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है? अगर धान पैदा कर सकते हो तो उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है? आप यहां पर राइस मिल्स को कैसे आगे बढ़ावा दे सकते हो? और मैं जब भागलपुर बांका की बात करता हूं, देखो मैंने ये उतारा नहीं, ये भागलपुरी सिल्क, ये दुनिया की ब्रांडिंग बनेगा। वोकल फॉर लोकल, ये दुनिया की ब्रांडिंग बन सकता है। ये ताकत है, युवाओं को ताकत दे सकता है। क्या नहीं है बिहार के पास? भागलपुरी सिल्क का कितना महत्व है, इसको हमको समझना चाहिए। मैं नौजवानों से अपील करूंगा, मोदी जी की अपील पर वोकल फॉर लोकल हो जाओ और भागलपुर के सिल्क को वर्ल्ड ब्रांडिंग पर लेकर के आओ। भारत सरकार मदद करेगी, बिहार सरकार मदद करेगी, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
हमारे पास क्या नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत को आपदा में बदलने, आपदा को अवसर में बदलने का काम हमारा है, ये हमको ध्यान रखना है। मित्रों, जब हम चुनाव के प्रचार में उतरते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है। खुशी इसलिए होती है कि हम एक गांव में एक बहन से मिलने गए। हमने कहा, बहन सुनाओ क्या हाल चाल है? बोला, मोदी जी लंबा उम्र पाए, मोदी जी लंबा उम्र पाए। हमने कहा, हम आपका संदेश पहुंचा दें, मोदी जी को लंबा उम्र मिलेगी। लेकिन आप क्यों कह रहे? कहने लगी कि हमारा खाता में सीधे सीधे 500 रुपए आए बा, सीधे पहुंचल बा, कि मोदी जी पहुंचाए बा। ये कहने का विचार हमको समझना, इसमें से हमको समझना चाहिए कि हमारी बहनें क्या करें। 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर 3 महीने के लिए मुफ्त मिला। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या गेहूं के मिलने की व्यवस्था हुई। इसको हम हल्के में न लें। यह उज्ज्वला योजना, यह महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा कारण है। मैं जानता हूं, स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते जानता हूं, लोग लकड़ी का चूल्हा जलाते थे। आपको मालूम है कि लकड़ी के चूल्हे से होने वाले धुएं में हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन, जो एक व्यक्ति 200 सिगरेट के धुएं को छाती में लेता है, वो महिलाएं एक दिन के भोजन बनाने में उतना धुआं अपने छाती पर ले लेती थी। ये स्थिति आज उज्ज्वला योजना के चलते बस गैस ऑन हुआ नहीं, भोजन तैयार हुआ नहीं, फेफड़े भी ठीक, अपने भी ठीक, और जीवन उनका आगे बढ़ा है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको भी हमको समझना है। ये अंतर। बिजली की बात करें, 18,000 गांव में बिजली नहीं थी भाई, 18,000 गांव में। बिहार में भी लगभग 1,500 गांव ऐसे थे जो बिजली के बगैर थे। क्या जीवन होगा उनका? सूर्यास्त हुआ नहीं, लालटेन जलाओ, ढिबरी जलाओ। सूर्यास्त हुआ नहीं, पढ़ने की व्यवस्था, टेलीविजन तो दूर की बात थी। मित्रों, किसी के घर में बिजली आती है ना, तो सिर्फ बिजली नहीं आती है, विकास की शुरुआत होती है। इसको हमको समझना चाहिए। आज मोदी जी ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाई है और 22 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त बिजली पहुंचाई है, तार के साथ, मीटर के साथ, घर में बल्ब लगा करके पहुंचाई है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं। मैं नहीं जानता कि आप लोगों का गांव से कितना संबंध रहा है या कैसा रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं गांव की दृष्टि से। हमारे गांव में जब हम कहते थे एक्सीएल साहब को या जेई साहब को कि भैया फलाने के गांव में बिजली लगा दो, तो हमको एक्सीएल साहब बोलते थे भेज दीजिएगा आदमी। जब आदमी जाता था जिसके घर में बिजली लगती थी, तो उससे जूनियर इंजीनियर पूछता था, तार है तेरे पास? तार मतलब खंबे से लेकर घर तक पहुंचाने का तार है तेरे पास? तो आदमी कहता था, हाँ हम तार की व्यवस्था कर लेंगे। तो अगला प्रश्न पूछता था, गांव में लोगों को लेके आ और खंबा उठा कर ले जा। यानी खंबा भी हम नहीं ले जाएंगे, तुम उठाओ और तुम उसको ले जाने की व्यवस्था करो। होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं? अब क्या है, प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना में कहा कि हम गांव में घरों तक बिजली मुफ्त पहुंचाएंगे। आज अगर एप्लीकेशन लगाओगे तो कल या परसों की रात तक खंबा भी आएगा, तार भी आएगी और बिजली भी लगेगी। 22 करोड़ जनता को बिजली लगाई गई है। ये हमको समझना है। अगर हम बात करें स्वच्छ भारत की, स्वच्छ भारत मिशन, मित्रों आप सब लोग राजनीतिक कार्यकर्ता, इसलिए आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं। 60 के दशक में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोकसभा में भाषण देते हुए कहा था कि मुझे दुख होता है कि हमारी बहनें शाम का इंतजार करती हैं, सुबह होने से पहले अपने दैनिक क्रम से निवृत्त होने के लिए सड़कों पर आती हैं। गांव में उनको जाने में मुश्किल होती है अपने दैनंदिन जीवन से निवृत्त होने के लिए। ये राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में कहा। और मोदी जी ने 2014 में लाल किले के प्राचीर से कहा था, स्वच्छ भारत मिशन हम इज्जत घर बनाएंगे और महिलाओं को इज्जत देंगे और उनको इज्जत से जीने का अधिकार देंगे। मोदी जी ने कहा था। और याद करो उस दिन
जब मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से कहा था, तो लोगों ने कहा था मोदी जी ये शौचालय की बात कर रहे हैं, ये बात लाल किले से करने की है क्या? ये हमारे विरोधियों ने उस समय कहा था। मोदी जी ने 22 करोड़ लोगों को इज्जत घर दे करके बहनों को इज्जत दी है, ये बात हमको समझनी चाहिए। ये स्वच्छ भारत मिशन का हमको ध्यान में रखना चाहिए, और उसका उनको यूएनओ ने इसको पुरस्कृत भी किया, मोदी जी को भी पुरस्कृत किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कभी सोचा था? पहली बात तो ये कि कभी हमने सोचा था कि स्वामीनाथन कमीशन लागू होगा? स्वामीनाथन कमीशन लागू हुआ, लागत का 1.5 गुना एमएसपी बनेगा, ये काम किसी ने किया तो मोदी जी ने किया है। किसान नेता कोई और बनते रहे, किसानों का हित किया तो मोदी जी ने किया, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 साल के 6000 उनके खाते में डालना, ये छोटी घटना है? बोलो, ये छोटी घटना है क्या? ये छोटी घटना है क्या? 12 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए डालना, ये कितनी बड़ी घटना है, इसको भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बहुत बड़े मानवता के काम को मोदी जी के कारण उसको हम अंजाम दे सकें। ये भारत बदल गया है। आज भारत में 1.25 अरब की जनसंख्या में 55 करोड़ लोगों को, और ये 55 करोड़ लोग वो हैं जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, रिक्शा वाला, फेरी वाला, रेड़ी वाला, कूड़ेदान से जो कूड़ा इकट्ठा करता है वो, जो गटर में घुस करके गटर की सफाई करता है वो, जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं वो, ऐसे लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ का कवर देने का काम मोदी जी ने किया है आयुष्मान भारत के तहत। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री था, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया। ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, दुनिया के सारे हेल्थ मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं। भारत का स्थान पीछे था, क्योंकि आई ABCD से चलता है, तो आई इंडिया आते आते पीछे हो जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डॉक्टर टेड्रोस, जो उसके डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वेयर इज मिस्टर नड्डा, वेयर इज इंडिया, कम फॉरवर्ड। कहां है नड्डा, कहां है इंडिया, आगे आओ एंड टेल दी वर्ल्ड, दुनिया को बताओ व्हाट मोदी हैज डन इन आयुष्मान भारत फॉर इंडिया, ये दुनिया को बताओ। ये उन्होंने उस समय कहा, आगे आओ और भारत को बताओ, दुनिया को बताओ कि भारत ने, आयुष्मान भारत ने क्या किया, ताकि दुनिया भी उसको फॉलो करे। आज अमेरिका में चुनाव हो रहा है, बिडेन को देखो या बात सुनो, आप बिडेन की सुनो या आप ट्रंप की सुनो, दोनों हेल्थ कवर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां मोदी जी ने सारे अमेरिका की जनसंख्या को जोड़ लो, मैक्सिको की जनसंख्या को जोड़ लो और कनाडा की जनसंख्या को जोड़ लो, ये तीनों देश की जितनी जनसंख्या बनती है उतना 55 करोड़ हमारा आयुष्मान भारत बनता है, और आयुष्मान भारत के तहत हम हेल्थ कवर दे रहे हैं। ये हमको समझना है। मित्रों, आपने 2019 में अपनी उंगली से कमल के निशान को दबा करके बताइए, आपने भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को भेजा था कि नहीं भेजा था? भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने उनको मई महीने में भेजा और मोदी जी ने अगस्त महीने में, कि आपकी द्वारा दबाई हुई उंगली से, बटन से दबा हुआ, सांसदों के माध्यम से, 303 सांसद के माध्यम से धारा 370 को पार्लियामेंट में उंगली से अपना बटन दबा करके धाराशाही कर दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सब लोग नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चले। हम कहते थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर है, सारे का सारा हमारा है, ये हम नारे लगाते। लेकिन मोदी जी की इच्छा शक्ति ने
और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के सूत्रधार और रणनीति ने धारा 370 समाप्त कर दी। आज धारा 370 से हम निवृत्त। ये राम जन्मभूमि सदियों से हमारी इच्छा थी कि वहां भव्य राम मंदिर बने, हमारी सबकी इच्छा थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम था लटकाना, भटकाना, अटकाना, काम को नहीं होने देना। यही प्रिंसिपल था जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसका फैसला मत कीजिए, इसका फैसला करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। अरे करोड़ों के दिलों में बसने वाले राम का मंदिर बने किसी राजनीतिक दिल के फायदे के लिए? ये तो भारत की संस्कृति की, जिसको बोलते हैं, एक प्रतिबिंब है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने मोदी जी को सरकार में बैठाया, डे टू डे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक मत से, ध्वनि मत से, एक मत से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया। मोदी जी ने शिलान्यास किया, अब भव्य राम मंदिर वहां पर बनेगा, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भव्य राम मंदिर। ये ट्रिपल तलाक का मामला, जब हम ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो हमारे सेकुलर भाइयों के पेट में दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि ये नहीं चाहते कि भारत में मुस्लिम समाज की बहनें मुख्य धारा में शामिल हो। ये नहीं चाहते थे कि हमारे मुस्लिम समाज वर्षों की कुरीतियों से निवृत्त हो जाए और मुख्य धारा में शामिल हो जाए। ये नहीं चाहते थे कि हमारी मुस्लिम समाज की बहनों पर जो यातनाएं हो रही थी उससे वो आजाद हो जाए। लेकिन मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त करके, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करके, कानूनन बना करके इसको समाप्त कर दिया है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप सबके ध्यान में रहे कि जब हम भारत में ट्रिपल तलाक को खत्म करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश पूरा का पूरा इस्लामिक देश है, मुसलमान देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर ही देश बना है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। ईरान मुस्लिम देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। सीरिया मुस्लिम देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। मलेशिया जो मुस्लिम बहुतायत देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुतायत देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। लेकिन हमारा भारत देश, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम भाई पूरे सौहार्द के साथ रहते हैं, वहां ट्रिपल तलाक था। उसको भी समाप्त करके मुस्लिम बहनों को मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, यदि हमको ध्यान रखना। आज भारत और चीन के बॉर्डर पर कुलबुलाहट क्यों है? मालूम है आपको क्यों कुलबुलाहट? क्या दिक्कत है? भारत की फौजें चीन के सामने बिल्कुल अड़ करके खड़ी है। भारत की संप्रभुता की रक्षा मोदी जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा हो रहा है। बॉर्डर की एक एक इंच भूमि पूरी रक्षा के साथ खड़ी है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 6 साल में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक 4700 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बन करके तैयार है बॉर्डर के किनारे पर। और पूरी बॉर्डर को सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया है, यह हमको समझना चाहिए। 14,000 मीटर के ब्रिजेस, 4 लेन ब्रिजेस बन करके तैयार है। बॉर्डर के नजदीक पर एयरपोर्ट तैयार। इसलिए ये ध्यान में रहे कि मोदी जी के नजर में चीन के बॉर्डर पर भी सुरक्षित है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भारत ने दिखाई है मोदी जी के नेतृत्व में। यह भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, हम चुनाव की दृष्टि से जब जाते हैं तो मैंने आपसे राष्ट्रीय स्तर की बातचीत की, लेकिन मैं प्रदेश स्तर के बारे में भी बातचीत करना चाहता हूं। आज मुझे दिख रहा है कि आरजेडी के लोग नए नए नक्शे लेकर के, नए नए लुभावने नारे लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं। मेरे से कोई पूछता है कि भाई आप किसी कैंडिडेट को या पार्टी को वोट दोगे तो किस आधार पर दोगे? मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी पार्टी को इस आधार पर वोट मत दो कि वो कल क्या करेगा। किसी को वोट देना है तो इस आधार पर दो कि उसने
आज क्या किया है और पीछे क्या किया है। जो पीछे अच्छा किया होगा तो आगे भी अच्छा करेगा, अगर पीछे गलत किया है तो आगे भी गलत करेगा, ये ध्यान रखिए। और आज मैं जब आपके बीच में आया हूं तो मैं बताना चाहूंगा, आप बताइए दुर्गापुर बांका गैस पाइपलाइन, इसका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? 634 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं कि नहीं हुए? आप बताइए कि बांका में 14 करोड़ रुपए की लागत से एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट यहां पर तैयार निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मुझे पीछे से आवाज चाहिए, मैं ठीक बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलिए, ठीक बोल रहा हूं? आप बताइए कि बांका के चंदन नदी पर 58 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? आप बताइए भागलपुर बांका हसदिया 4 लेन सड़क 1120 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत हुई है कि नहीं? आप बताइए कि बांका में 1600 करोड़ रुपए का सोलर पावर प्लांट का निर्माण हो गया है कि नहीं? हो गया है कि नहीं? आप बताइए देवघर बांका सड़क का कार्य का निर्माण लिया गया हाथ में कि नहीं? आप बताइए मंदार में अंग प्रदेश सर्किट के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है कि नहीं? आप बताइए बांका में बहड़ा से 25 करोड़ रुपए का केंद्रीय विद्यालय बनने का निर्माण का काम के लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया कि नहीं? आप बताइए कि यहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का अधिग्रहण हो गया कि नहीं और हमने उसके लिए पैसा स्वीकृत कर दिया कि नहीं? मित्रों, छाती ठोक करके बोलता हूं, आजाद भारत में बिहार में 1 मेडिकल कॉलेज था, बाद में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुले और मोदी जी के राज में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो बिहार को मैंने 11 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। ये हमारी ताकत है जिसमें हम भी यहां पर भी आपको मेडिकल कॉलेज मिला। ये सारी बातें आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि जो लोग जुमले पढ़ते हैं वो जुमले ही पढ़ते हैं, नई तस्वीरें खींचते हैं। आज आरजेडी से मैं पूछना चाहता हूं और आरजेडी के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम बताओगे आज जो तुम जिसको हम जंगल राज उस समय कहा करते थे, आज जंगल राज से निकल करके हम बाहर आ गए, आज कानून का राज हो गया, ये बात हम भूल सकते हैं क्या? क्या आप भूल सकते हैं कि आज का बिहार का डीजीपी इसको शहाबुद्दीन ने गोली मारी थी और शहाबुद्दीन तब तक निरंकुश घूमता रहा जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो जेल के पीछे तब गया जब नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री बने। इस बात को समझना चाहिए। क्या आप भूल सकते हैं कि गोपालगंज का डीएम कृष्णैया दलित डीएम, दलित था, उसको गोपालगंज से पटना आ रहा था, गाड़ी से निकाल करके उसको मार दिया गया, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। 1985 बैच का आईएएस ऑफिसर था और लोगों ने कहा ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। ये कौन सा युग था? ये कौन सा जंगल राज था? मित्रों, याद रखना, आज ये जो तुम उजाला देख रहे हो ना, आज जो ये विकास देख रहे हो ना, विकास की कीमत तब समझ में आती है, उजाले की कीमत तब होती है जब अंधेर के कहर को भी समझने की ताकत है। अंधेरा क्या होता है इसको भी समझो। और मुझसे ज्यादा बिहार मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं। मुझे भी मालूम है कि मैं कॉलेज के दिनों में डाक बंगला चौराहा पर रात को 10 बजे पान खाने के लिए लोग आया करते थे, चाय पीने के लिए आया करते थे। मुझे याद है रमना रोड के चौक पर आकर के हम कॉफी पीने के लिए वहां जाया करते थे। रात को बच्चे पढ़ने के लिए आते थे और रात को नींद आती थी तो हॉस्टल से निकल करके हम सब लोग रमना रोड में चाय पीते थे। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि शाम के 6 बजे भी डाक बंगला चौराहा पर खड़े होने की हिम्मत नहीं रही, लूट लिए जाते थे। मैं पिछले 2010 के चुनाव में गया, ये बेतिया में मैं गया था, हमारे संजय जायसवाल जी, मैं उन दिनों महामंत्री था। महामंत्री जब रहता था तो मैं मंच पर कभी नहीं चढ़ता था, मैं जनता के बीच में जाकर के खड़ा हो जाता था, जनता की आवाज सुनता था कि जनता क्या कहे। एक आया नौजवान, बड़ा खुश था,
कहने लगा एक ही बार हम नीतीश के वोट देंगे। हम बोले नीतीश के वोट काहे देवा भाई, कौन सी खास बात। अब उसका बिहारी में जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसका अर्थ ये था कि साइकिल से आए बानी, साइकिल से मैं आया हूं शाम के वक्त का, और साइकिल से घर लौटे। अगर लालू का जमाना रहता तो साइकिलें नहीं रहती, साइकिल लोग लेता रास्ता में लोग। ये उस समय के बारे में एक कॉमन आदमी है। मैं आपको साधारण आदमी की बात सुनाना चाहता हूं। आज ये आरजेडी चुनाव लड़ रही है। अरे ये आरजेडी तो मुखौटा है, असल में तो माले ने कब्जा कर लिया है। 19 सीटें वैसे उनके पास है, और राजद के अंदर भी जो अच्छे नेता थे उनको बदल करके उनके ही अंदर अंदरूनी घात हुआ है। याद रखो मित्रों, ये आरजेडी नहीं रहेगा, ये आगे चल करके जो देश के विध्वंसकारी ताकतें हैं उनको बल मिलेगा, ये भी हमको समझना चाहिए। जो विध्वंसकारी ताकतें हैं उनको बल मिलने वाला है, क्योंकि आरजेडी के अंदर भी उनकी घुसपैठ हो चुकी है। राजनीति को गहराई से समझना चाहिए। इसलिए मैं एक बात आपको निवेदन करने आया हूं। जहां तक बांका की धरती का सवाल है, बिहार के विकास का सवाल है, और कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं बोलूं क्या, ना आगे ना पीछे पड़ा रही, कुछ नहीं किया, ना आगे है कुछ, ना पीछे कुछ नहीं, मुद्दा ही कोई मुद्दा नहीं है। एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगी है, इससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। इसलिए मित्रों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको विश्व में स्थापित नेता, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिला। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ईमानदार प्रशासन देने वाले बिहार में श्री नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है। मोदी जी भारत संभालेंगे, और मोदी जी बिहार के लिए नीतीश कुमार जी का साथ देंगे, और दोनों हाथ पकड़ करके भारत को भी आगे बढ़ाएंगे और बिहार को भी आगे ले जाएंगे। इस बात के लिए हमको काम करना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम हिमरन जी को और राम नारायण जी को भारी मतों से वोट डालें। अपनी उंगली से कमल का निशान दबा करके आप इनको 28 तारीख को विजय हासिल कराएं, ये चुनाव जीत करके आए, नई उमंग के साथ, नई ताकत के साथ ये आपके लिए खड़े होंगे। ये आपको विश्वास दिलाना मैं चाहता हूं। हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं वो करते हैं, हम उन लोगों में से नहीं हैं कहते कुछ है और करते कुछ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का है कि हम समाज में परिवर्तन के लिए आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बोलना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन के साथ देश की सेवा करना, प्रदेश की सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का काम है। इसको हम पूरा करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसको पूरा करेगी। लेकिन बांका के लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं कि आपने हमारी बात को सुनना है, हमारी बात को मानना है, और आने वाले समय में समाज के एक एक लोगों को हमारी बात को पहुंचाना है और विजय हासिल करानी है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।